नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं और आप देख रहे हैं उम्मीद 2016। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तमाम अड़चने आने पर अपना रास्ता बदल दिया करते हैं जी, लेकिन हमारे और आपके बीच दशरथ मांझी जैसे लोग भी हैं जिनके बुलंद हौसलों के आगे अडिग पहाड़ भी बौने साबित होते हैं। ऐसे लोग जो अपना रास्ता बनाने के लिए पहाड़ तक को काट डालते हैं। साहब, साल 2015 बीत रहा है, नया साल शुरू होने वाला है, तो क्यों ना नए वर्ष की शुरुआत की जाए कुछ ऐसे ही लोगों के साथ जिनकी सोच और हौसला हम सब के लिए प्रेरणा है। तो आप देखिए हमारी खास पेशकश उम्मीद 2016। तो नया वर्ष आने में बस कुछ ही वक्त बाकी बचा है। पार्टियों का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है, मगर कभी आपने सोचा है कि रंगारंग पार्टियों के बाद जो खाना बच जाता है उसका क्या होता है? आपने तो शायद नहीं सोचा होगा, सोचा भी होगा तो कुछ करने की जहमत शायद ही उठाई हो। मगर दिल्ली के अंकित ने इस बारे में ना सिर्फ सोचा बल्कि शुरू कर दी एक ऐसी मुहिम जिसके जरिए पिछले एक साल में 4.5 लाख जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जा सका है। सुबह के 10 बज रहे हैं और दिल्ली में ग्रेटर कैलाश के इस घर में तैयारी चल रही है। ये तैयारी है एक अनोखे अभियान को अंजाम देने की। ये अंकित, अभिनव और नीतीश तीनों युवा अपनी आज की योजना बना रहे हैं। ये है अंकित कवात्रे जो फीडिंग इंडिया नाम की मुहिम चला रहे हैं। हमारा मेन काम ये है कि हम जितने भी रेस्टोरेंट्स, होटल्स और वेडिंग्स होती हैं वहाँ से जितना खाना बच जाता है वो हम कलेक्ट करके जिनके पास खाना नहीं होता उन तक पहुँचाते हैं। और ये सारा का सारा काम अपने वॉलंटियर्स के थ्रू करते हैं। दिल्ली से शुरू हुई ये पहल सिर्फ एक साल के भीतर 20 शहरों तक पहुँच गई है। आज फीडिंग इंडिया के साथ इन 20 शहरों में 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं। टोटल एक साल के अंदर हम 4,50,000 लोगों को खाना भी खिला चुके हैं। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस टुडे। अंकित एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं। मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बतौर रिसर्च एनालिस्ट एक बड़ी बिजनेस एडवाइजरी कंपनी में काम भी किया है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक उभरता करियर छोड़कर उन्होंने फीडिंग इंडिया जैसी पहल की शुरुआत की? ये सवाल बार बार मन में उठ रहा था। एक जनरल थॉट आया कि ये खाना जो हम खाते हैं, हम शादी से वापस आ जाते हैं, लेकिन जो खाना यूटेंसिल्स में बच जाता है उसका होता क्या है। एंड जब मैंने पता किया तो मुझे पता लगा कि सारा का सारा वेस्ट होता है, ना कि सिर्फ दिल्ली में बल्कि हर जगह वेस्ट करा जाता है। तो थोड़ा रिसर्च करने पे मुझे लगा कि अगर कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है, सभी कुछ करने से डरते हैं, तो क्यों ना मैं कुछ करूं इसके बारे में। और वहाँ से इसका आइडिया जन्मा। मैंने कुछ वेडिंग्स खुद अटेंड करनी शुरू करी जहाँ से मैंने खाना पिकअप करा एंड लोगों तक पहुँचाया। एंड धीरे धीरे मेरे साथ लोग जुड़ना शुरू हो गए। और अब ये सिलसिला आ पहुंचा है यहाँ तक कि अंकित के पास फीडिंग इंडिया के लिए फोन कॉल्स की लाइन लगी है। रोज की तरह आज भी वो अपने वॉलंटियर्स के साथ एक रेस्टोरेंट से खाना लेने जा रहे हैं। खाना कलेक्ट करते वक्त सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और खाने का क्वालिटी चेक अंकित खुद करते हैं। खाने को बाकायदा चख कर पूरी तसल्ली की जाती है कि खाना अच्छा और एकदम ताज़ा हो। खाना देने वाले भी इस पहल से जुड़कर बेहद खुश हैं। हमारे पे बहुत सारी पार्टीज होती थी जिसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, खाना ऑर्डर कर देते हैं और उनको पता नहीं लगता कि कितना खाना ऑर्डर करना है। उस हिसाब से जब उनकी पार्टी खत्म होती है तो बहुत सारा खाना वेस्ट हो जाता है। और अब अंकित और उनके साथी तैयार हैं इस खाने को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिनको इसका बेसब्री से इंतजार है। आज वो ये खाना सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस में बांटने वाले हैं, जो एक जुवेनाइल केयर सेंटर है। अंकित अपनी एक नेक पहल से ऐसे ही जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं और वो ये सब कुछ बिना किसी सरकारी मदद अकेले अपने बलबूते पर कर रहे हैं। मेरे घर में भी अब कोई खाना वेस्ट होता है तो मैं वेस्ट होने नहीं देता। मैं या तो अपने जो हेल्पर्स आते हैं, जो नौकर आते हैं, मैं उनको दे देता हूँ, या फिर मैं आसपास जितने भी लेबर काम कर रहे हैं, मेरे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं उनको दे देता हूँ। तो सो आई कैन इंश्योर दैट फ्रॉम माई हाउस देयर इज जीरो वेस्ट। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए कोई पर्सनल मोटिव नहीं हो सकता इंसान के पास। ये सिर्फ एक ऐसा बेनिफिट है, इसमें आपको एक मन की शांति और एक खुशी मिलती है कि आप एक दूसरे इंसान को खाना खिला के उसका पेट भर के, उसकी स्माइल देख के, जब वो आपको दुआ देता है कि धन्यवाद आपने मेरा पेट भरा,
तो वो जो खुशी मिलती है, उस खुशी के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की सोची। नौकरी छोड़कर इस काम को शुरू करने का ये सफर आसान नहीं था। नौकरी छोड़ने पर माता पिता की फटकार से लेकर लोगों के रवैये तक सब कुछ बदलना इस युवा के लिए मुश्किलों से भरा रहा और चुनौतियां अब भी जारी हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव की ये मुहिम रंग लाने लगी है। जिस लगन से अंकित और उनके साथी इस मुहिम में जुटे हैं, लगता है कि इनका मकसद पूरा होकर रहेगा। महाराष्ट्र में हर साल सूखे की समस्या बेहद गंभीर हो जाती है। हर साल कई किसान सूखे की मार के आगे हथियार डाल देते हैं और थक हार कर खुदकुशी करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बीड़ के जिस किसान के हौसले की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, उसने हिम्मत नहीं हारी साहब। हौसला नहीं खोया उसने अपना, कुदरत को भी उसने चुनौती दे डाली। उसने किसी सरकारी मदद का इंतजार किए बगैर ही अपनी खून पसीने से बोई गई फसल के लिए खुद ही तैयार कर डाली एक पक्की सिंचाई की योजना। सूखे की मार से सबसे बुरी तरह से प्रभावित महाराष्ट्र के बीड जिले में इस समस्या से निपटने की तैयारी चल रही है। बीड जिले के अष्टा हरिनारायण गांव में एक किसान ने फसलों के लिए विशाल वाटर टैंक तैयार किया है। सूखे की मार से हर साल किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन विशाल गलगते नाम के इस किसान ने किसानों की पानी की जरूरत को हल करने की ठानी है। 45 लाख ये खर्चा है पूरा, तो इसमें कोई बैंक ने कर्जा दिया है और बाकी हमने हमारे पास और कोई सगे सोयरे इसमें कुछ मदद करके ये बना है। ये वाटर टैंक 5.5 एकड़ जमीन पर बनाया गया है, जो तकरीबन 30 फुट गहरा है। इसमें 7 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इस टैंक से 2 साल तक 17.5 एकड़ जमीन पर 20,000 पेड़ों की पानी की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। बीड जिले का ये किसान अब इस सूखाग्रस्त इलाके के सबसे बड़े पानी के भंडार का मालिक बन चुका है। लोगों ने भी ऐसा कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। तो इस गांव में सूखा पड़ने से बहुत लोग परेशान हुए, तो करके लोग अभी कर रहे हैं हमारा ये तालाब देख के, तो ये करना चाहिए लोगों ने। आज इसी पहल का नतीजा है कि इस बंजर जमीन पर अनार के ये हरे भरे पेड़ हैं। फिलहाल 10 एकड़ जमीन पर अनार के पेड़ लगे हैं, जिसकी सिंचाई इस वाटर टैंक के पानी से चल रही है। अगर एक बार ये वाटर टैंक पानी से पूरा भर जाता है, तो सूखे की स्थिति में 2 साल तक बिना बारिश के भी किसानों को इन पेड़ों की सिंचाई में दिक्कत नहीं आएगी। वाटर बैंक की वजह से यहाँ पे कभी कुछ भी क्रॉप हम नहीं ले सकते थे। आज हम इस वाटर बैंक की वजह से अनार जैसा कैश क्रॉप ले सकते हैं। अब विश्वास को देखकर इस गांव के बाकी किसान भी छोटे छोटे वाटर टैंक्स बना रहे हैं। मनोज कुमार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आइए अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उस बच्चे से जिसका हौसला और मुस्कान हम बड़ों को बहुत बड़ी सीख देती है। अपने जन्म के समय से ही आमिर के दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन वो आम बच्चों की तरह हर रोज स्कूल जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है। आमिर ने अपने हौसले से अपनी विकलांगता को शिकस्त दे दी है। चौथी क्लास में पढ़ रहे आमिर के जन्म से ही दोनों हाथ नहीं हैं, मगर उसकी जिंदगी में कुछ थमा भी नहीं है। रांची से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर नया सराय बस्ती के स्कूल में घंटी बज गई है और बच्चों के दिन की शुरुआत हो चुकी है। सभी बच्चे अपनी किताबों के साथ तैयार हैं। बच्चों के बीच बैठा है आमिर सुहेल। आमिर ने अपनी शारीरिक कमजोरी को कभी आड़े नहीं आने दिया। जहां इस उम्र में बच्चे पढ़ाई से भागते नजर आते हैं, वहीं आमिर अपने पैरों से लिखना सीखकर चौथी क्लास तक पहुंच गया है। पढ़ने में वो तो बहुत ध्यान लगाता है और उसके अलावा उसको बोलते भी है कि स्कूल में तुमको मैंने किसी तरह का करेगा, इसलिए तुम पढ़ना छोड़ दो, तो बोलता है नहीं हम पढ़ेंगे।
और आगे बढ़ेंगे पढ़ के, और इतना पढ़ेंगे कि हम अपने जीवन के लिए कुछ कर सके, इतना पढ़ना चाहते हैं। आमिर पढ़ाई के साथ खेल कूद में आगे है। स्कूल के बाकी बच्चों के साथ वो भी हर खेल में भाग लेता है। आमिर खुद को किसी से कम नहीं समझता, बल्कि आमिर का ये जज्बा स्कूल के दूसरे बच्चों के लिए एक मिसाल है। इसका 2 हाथ नहीं होने के बावजूद भी ये अपने पैरों से बहुत ही साफ और सुंदर अक्षर में लिखता है, और इसमें एक पढ़ने की जज्बात है। बड़ा ही कमजोर परिवार से संबंध रखते हैं, और इसका बाप जो एक छोटा मोटा धंधा है, पकौड़ी वगैरह ये छानता है और उसी को ठेला में बेचता है, और अपने बच्चों को मतलब कि मेरे यहाँ शिक्षा दिला रहे हैं। आमिर का इतनी कम उम्र में भी जिंदगी की तरफ ये सकारात्मक रवैया दूसरे बच्चों को उसकी ओर आकर्षित करता है। बच्चे उसका पूरा ख्याल रखते हैं, चाहे अपने हाथ से खाना ही क्यों ना खिलाना हो। बहुत बड़ा आर्मी इंजीनियर, वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है। तो देख के यही शिक्षा मिलता है कि जब इसका हाथ नहीं होते हुए भी इतना कुछ कर सकता है, तो उनका हाथ होते हुए भी हम लोग जरूर कुछ करके दिखा सकते हैं। आमिर का जज्बा और उसकी हिम्मत काबिले तारीफ है। बस जरूरत है ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने की, ताकि वो ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, बल्कि समाज के बाकी लोगों के लिए भी मिसाल बन सकें। जयशंकर कुमार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और आजकल की तेज रफ्तार भागदौड़ भरी जिंदगी में जिसे देखो वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के चक्कर में दौड़ा भागी कर रहा है साहब। मगर नोएडा के राजीव इन सब से अलहदा हैं, सबसे अलग हैं। वो अपनी रोजी रोटी के लिए ऑटो रिक्शा तो चलाते हैं, लेकिन उनके दिन का एक खास वक्त जाता है उन गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, जिनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उनके माँ बाप उठा नहीं सकते और बच्चे शिक्षा से महरूम न रह जाएं। तो राजीव उन गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना जारी रखे हुए हैं। नोएडा के सेक्टर 16 में रवि की पाठशाला लग चुकी है और अब वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। ये पाठशाला खास है। यहाँ वो बच्चे पढ़ने आते हैं जिनके माँ बाप या तो सड़कों पर कचरा बीनते हैं या फिर सड़क के किनारे कहीं रेहड़ी लगाते हैं, यानी हमारे समाज का सबसे गरीब तबका, जिनको पढ़ाने का जिम्मा रवि ने उठाया है। रवि खुद एक ऑटो चालक हैं। ऐसे में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जुटना मायने रखता है। 3 साल मुझे हुए जब मैंने इन लोगों को देखा, इन लोगों की परेशानियों को देखा, इनके बच्चों को देखा कि कैसे तपती धूप में, ठिठुरती ठंड में इनके बच्चे और ये मतलब बगैर कपड़ों के रहते हैं, ऐसे ही बगैर मोज़ों के, जूतों के, चप्पलों के घूमते रहते हैं। तो मेरे मन में एक तकलीफ रही हमेशा कि इन लोगों के लिए कुछ काम किया जाए। ये मेरा जिसे बोलेंगे विकसित इंडिया नहीं है, इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं है, तो इसके लिए मुझे काम करना होगा, काम करना चाहिए। तो उस मुहिम को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रवि बच्चों के भविष्य की फिक्र के साथ उन लोगों की चिंता भी करते हैं जिनके साथ रहते हैं। रवि ने इस इलाके में सार्वजनिक शौचालय बनवाने की ठान ली है। इसके लिए इलाके के लोगों से सहमति लेकर उन्होंने नोएडा के जिला अधिकारी के पास अर्जी दी। जय हो की टीम ने भी रवि की इस मुहिम में साथ दिया। रवि की मुहिम को आखिरकार प्रशासन का साथ मिला। नोएडा अथॉरिटी के प्रोजेक्ट इंजीनियर अपनी पूरी टीम रवि और जय हो की टीम के साथ शौचालयों के निर्माण के लिए जगह देखने पहुंचे और इसके लिए 3 जगह चुनी गई हैं। फिल्म सिटी की 3 मेन एंट्री हैं मैम। एक ये आपका ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से एपीजे स्कूल की तरफ वाली, एक इसी एंट्री पे राइट साइड में हम लोगों ने सेलेक्ट की है। एक फ्लाईओवर की तरफ से एंट्री है, उसी एंट्री के बिल्कुल गेट के पास में एक जगह सेलेक्ट की है। एक डीएनडी से जब आते हैं नीचे की तरफ उतरते हैं, एक लोकेशन वो सेलेक्ट की है। तो ये 3 मेन एंट्री हैं, यहाँ पे हम लोगों ने 3 जगह सेलेक्ट की है।
कुछ बड़ा करने की हसरत ताउम्र रुखसाती रही, इसलिए ये जिंदगी जलती रही, छटपटाती रही। हमने सोचा रुख बदल डालेंगे हम तस्वीर का, तस्वीर लेकिन आज तक यूं ही नजर आती रही। किंतु हम भी तो माँ शारदे के पुत्र थे, कृष्ण के भी हम पुराने भक्त थे। हमने तराशी वो मूरत देखकर दुनिया जिसे इतराती रही। कुछ बड़ा करने की हसरत ताउम्र रुखसाती रही, बस इसलिए ये जिंदगी जलती रही, छटपटाती रही। और आइए अब आपको मिलवाते हैं मंदाकिनी से, जिन्होंने अपने गांव के बच्चों की जिंदगी संवारने का जिम्मा उठाया है। वो चाहती हैं कि उनके गांव के बच्चे भी शहरी बच्चों की तरह से ही धड़ाधड़ अंग्रेजी बोल सकें, अंग्रेजी स्कूलों में दाखिला ले सकें। इसीलिए वो तमाम छोटे छोटे बच्चों को शुरुआती स्तर पर ही अंग्रेजी सिखाती हैं, ताकि उनका आगे का जो सफर है वो थोड़ा आसान हो सके। छत्तीसगढ़ के तमनार ब्लॉक का छोटा सा गांव डोलीसरा। शहर से दूर बसे इस गांव में लिटिल एंजल नाम से एक स्कूल चल रहा है। गांव के दूसरे स्कूलों से थोड़ा अलग। इस स्कूल में गांव के बच्चे इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। गांव के बच्चों को शुरुआत से ही इंग्लिश की बेसिक शिक्षा देने की पहल की है गांव की एक महिला मंदाकिनी ने। खुद के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए, समाज के लिए भी जीना चाहिए। जब गांव आके गांव का माहौल को देखी, तब मुझे लगा कि नहीं, मैं इनके लिए कुछ करूं। जो मैं पहले, जो मेरे पास भी जो शिक्षा है, मैं बच्चे लोग को मैं उसको बांटूं। मंदाकिनी के इस कदम में साथ दिया जीएसपीएल फाउंडेशन ने। जीएसपीएल की मदद और मंदाकिनी की पहल का असर ये हुआ कि अब गांव के छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश बोलने और पढ़ने लगे हैं। रोहन 2 साल का है, लेकिन पढ़ाई के मामले में किसी से कम नहीं। लिटिल एंजल से बेसिक शिक्षा लेने के बाद अब गांव के इन बच्चों को आसानी से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिला भी मिलने लगा है। अपने गांव में हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि यहाँ पर एक स्कूल मीडियम के माध्यम से बच्चों को अच्छा ढंग से पढ़ाई मिले। बहुत ही अच्छा, सराहनीय है। इनके द्वारा बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा इंग्लिश मीडियम से दिया जा रहा है। इस स्कूल का पढ़ाने से हमारे बेटे को ये फायदा हुआ कि हम लोग को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन मिल गया। मंदाकिनी ने लिटिल एंजल स्कूल खोला तो जीएसपीएल फाउंडेशन ने मुफ्त सुविधाएं दी। इन बच्चों का भविष्य संवारने वाली मंदाकिनी ने समाज में बदलाव लाने की पहल की और महिलाओं को जागरूक कर सॉफ्ट टॉयज बनाने का काम भी शुरू किया। पहले 10 महिला को इकट्ठा की, उनसे बात की और 100 रुपया करके उनके पास से हम लोग जमा किए। 1000 रुपया करके हम लोग कच्चा माल लाए। उनसे उन लोग को मैं सिखाई और जो सीख गया उन लोग सिखाई, तो जो माल निकला उसको हम लोग मार्केट में बेच दिए और 1000 को हम लोग 2000 किए। गांव में रहकर समाज के लिए काम करने के मंदाकिनी के जज्बे को जीएसपीएल ने सलाम करते हुए स्वयं सिद्ध सम्मान से भी नवाजा। स्वयं सिद्ध सम्मान मुझे मिला, बहुत खुशी लगा मुझे मिल के कि मैं समाज का कुछ काम आई, जो कि मुझे सम्मान मिला। मंदाकिनी की कहानी एक प्रेरणा है और हम सबको प्रेरित करती है कि हम भी समाज की बेहतरी के लिए आगे बढ़कर काम करें। और अब बात कर लेते हैं हमारी ऐतिहासिक विरासत की। सैकड़ों ऐतिहासिक इमारतें दिल्ली की पहचान है, जिसे संभालने की जिम्मेदारी हम बस सरकार पर थोप देते हैं, लेकिन हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। क्या इतना काफी है? तो इस अमूल्य धरोहर को बनाए रखने के लिए कोई एक ऐसा है जो अपनी जिम्मेदारी मानकर इन्हें संजोने के तमाम प्रयास कर रहा है। क्या बूदो बश पूछो हो पूरब के साकिनों, क्या बूदो बश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमें गरीब जान के हसस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे जहां मुंतखिब ही रोजगार के, जिसको फलक ने लूट के वीरान किया, हम रहने वाले हैं उस उजड़े दयार के।
कर जब और चीज़ों को ढूंढना शुरू किया तो मुझे पता चला कि दिल्ली में ऐसा और बहुत कुछ है जिसकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। मुझे हैरानी हुई कि किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, और जब मैं किसी को पूछता कि यार कुछ बता दो तो वो कहते कि हम कहाँ से बताएं, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, ASI कुछ करती नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालती, कुछ लगाते नहीं है। तो मुझे लगा कि क्या सारा काम गवर्नमेंट का ही है, और गवर्नमेंट है कौन, हम ही लोग हैं। पहले monumentsofdelhi.com अपनी वेबसाइट तैयार की, फिर वहां से दिल्ली हेरिटेज अवेयरनेस क्लब और फिर दिल्ली हेरिटेज फोटोग्राफी क्लब शुरू किया। करते करते वो क्लब बहुत बड़ा हो गया, लोगों को विरासत से जोड़ना शुरू किया, चीजें स्टडी करके लोगों तक पहुंचानी शुरू की। आप में से बहुत से लोग जो हैं लाल किला गए होंगे। कभी आप लोगों ने लाल किले के अंदर एक और किला है सलीमगढ़, जो लाल किले से बिल्कुल जुड़ा हुआ, कभी वहां तक गए हैं? लाल किले में एक बावली है जो लाल किला बनने से 1 सदी से भी ज्यादा पहले बन चुकी थी। क्या आप वहां तक गए हैं? लाल किले के अंदर एक पुराना चर्च है। इस तरह से जब भी आप किसी इमारत में जाएं, किसी पुराने मॉन्यूमेंट में जाएं, तो उसके आसपास, उसके अंदर के हर कोने को देखें, समझें और दूसरों को उसके बारे में बताएं। हम लोग इस वक्त मेहरौली में बैठे हुए हैं। मेहरौली वो जगह जहां से दिल्ली शुरू हुई। कहा जाता है कि दिल्ली जो है इसका ओरिजिनल नाम है ढिल्ली या ढिल्ली का, बल्कि नारायणा से एक स्टोन स्लैब भी निकली थी एक्सकेवेशन में, जो भी पुराने किले के म्यूजियम में पड़ी हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है देशोस्ति हरियाणा आख्यो पृथ्वी स्वर्ग सन्निभ ढिल्ली काख्यापुरी तत्र तोमर सती निर्मता, कि देश हरियाणा जो पृथ्वी में स्वर्ग के सन्निभ, स्वर्ग के समान है, उसमें ढिल्ली का नाम की एक पुरी है जो तोमरों ने निर्मित की है। मैं हफ्ते दर हफ्ते निकलता हूं, इन इलाकों में घूमता हूं, बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनको साथ लेकर चलता हूं। हम लोग मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लोर करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनके हिडन सीक्रेट्स जानने की कोशिश करते हैं। वो कैसे बने, वो क्यों बनाए गए, और वो कैसे इतने सालों तक टिक गए। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, पर एक आदमी शुरू तो कर सकता है। एक आदमी शुरू करेगा, 50 लोग उसके साथ जुड़ेंगे। स्टेज 1 इज इनको पॉपुलर करो, लोगों को पहले अवेयरनेस लोगों में फैलाओ, लोगों को पता चले एग्जिस्ट करते हैं। इनकी एग्जिस्टेंस एक बार समझ में आ गई, इनकी एग्जिस्टेंस का पता चल गया, फिर इनकी वैल्यू के बारे में समझाएंगे हम। इनकी वैल्यू समझ में आ गई, तब लोग अपने आप इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे और दूसरों को आगे पुश करेंगे, और इन मॉन्यूमेंट्स को सही पोजीशन पे लाने में हमें मदद मिलेगी। और वो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारों। जी, हम और आप सबको कोशिश तो करते रहना है, और इसीलिए हमने कहा है कि 2015 जैसा गया 2016 में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है, क्योंकि उम्मीद, आशा और आशा पे ही टिका है आसमान। नमस्कार।